जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी एक नई दिशा में बेहतर तरीके से करने का प्रयास ज़रूर कर रहे होंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, निम्नलिखित में से कौन एक हरित गृह गैस नहीं है? तो हमें बताना है इनमें से कौन-सी जो हरित गृह गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। तो ग्रीन हाउस गैस इससे क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा जाता है। तो हमें इनमें से बताना है कौन-सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो सबसे पहले तो ग्रीन हाउस गैस की अगर हम बात करें तो ये हमारे एनवायरनमेंट में क्या करती हैं, ये वैश्विक ऊष्मन के लिए ज़िम्मेदार होती हैं। इनसे क्या होता है, विश्व में आप देखोगे कि बहुत ही ज़्यादा ऊष्मीय ताप में क्या होती जा रही है, वृद्धि होती जा रही है। तो ये सब इन सब के कारण ही होता है। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि कौन-कौन सी गैस हैं जो हरित गृह गैस कहलाती हैं। तो इनमें हमारी आती है सबसे पहले CO2 जिसे हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कौन-सी आती है? कार्बन डाइऑक्साइड। फिर आती है हमारी नाइट्रस ऑक्साइड। कौन-सी आती है? नाइट्रस ऑक्साइड। तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये भी एक कैसी गैस है? नाइट्रस ऑक्साइड। ये भी एक हरित गृह गैसों में शामिल गैस है। इसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जो होती है हमारी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये इसी के साथ मीथेन जिसको हम CH4 कहते हैं, मीथेन। और इसी के साथ आप जो इसमें देखते हैं ओजोन, ओजोन भी किस में आती है? ओजोन भी इसी के अंदर आती है। और इसी के साथ एक इसमें जल वाष्प जो होता है ये भी इसमें शामिल होता है। ये भी आपसे पूछा जाता है कि जल वाष्प गैस में शामिल होता है, तो हाँ। तो ये सारी की सारी गैसें जो मैंने यहाँ पर लिखी हैं ये सभी हरित गृह गैसें हैं और ये हमारे वैश्विक तापमंडल जो इतना जो ताप बढ़ रहा है, इतना जो ऊष्मा फैल रही है ऊष्मन के लिए ज़िम्मेदार हैं ये सारी गैसें। तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, जल वाष्प और ओजोन, ये सभी ज़िम्मेदार हैं इसके लिए। तो अब आप ही बता दो मुझे इनमें से कौन-सा नहीं होगा? तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, बिल्कुल है, लेकिन ऑक्सीजन इसमें शामिल नहीं है। तो हमसे पूछा है जो नहीं है वही। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा यहाँ? सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की कौन-सी निम्नलिखित जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो उत्तर प्रदेश की जो एक जनजाति है जिसका नाम है थारू जनजाति। कौन-सी जनजाति? थारू जनजाति। ये जो है ये दिवाली को शौक के रूप में मनाती है। और ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि ये जो थारू हैं ये कौन से वंश के हैं? तो ये किरात वंश के हैं। कौन से वंश के हैं ये हैं? किरात वंश से रिलेटेड होते हैं ये थारू। और इसी के साथ थारू दिवाली को किस रूप में मनाते हैं? ये शौक के रूप में मनाते हैं। और इनके यहाँ पर जो व्यवस्था है वो पितृसत्तात्मक है। कैसी देखने के लिए मिलती है? पितृसत्तात्मक देखने के लिए मिलती है। और इसी के साथ-साथ ये लोग जो होते हैं ये जॉइंट फैमिली में रहते हैं। कैसी फैमिली होती है इनकी? जॉइंट फैमिली यानी कि संयुक्त परिवार में रहते हैं ये लोग। तो कौन सी जनजाति शौक के रूप में मनाती है दिवाली को? तो थारू इज द राइट आंसर। ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के तराई रीजन में आपको देखने के लिए मिलती है जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रोजेक्ट एलिफेंट से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो ये जो प्रोजेक्ट एलिफेंट या फिर इसको हाथी प्रोजेक्ट के नाम से भी हम जानते हैं, हाथी परियोजना के नाम से। तो हमें बताना है इनमें से इससे संबंधित कौन सा ऑप्शन गलत है। 3 सही हैं। तो क्या ये योजना पहला दिया है 1991 में शुरू किया गया था? तो बिल्कुल सही। ये जो योजना है ये 1991-92 में ही शुरू की गई थी। दूसरा है, यह मानव और हाथी के बीच टकराव की समस्या पर काम करता है। बिल्कुल। ये जो हाथी परियोजना शुरू की गई थी इसीलिए की गई थी ताकि हाथी और मानव के बीच जो टकराव होता है उनकी उस समस्या पर ध्यान ध्यान दिया जा सके और हाथियों को क्या किया जा सके, यहाँ पर इनके बीच जो टकराव होता है मनुष्य और हाथी के बीच उसको कम किया जा सके, उसको रोका जा सके। फिर थर्ड है, यह केवल जंगली जानवरों यानी कि जंगली हाथियों के कल्याण पर केंद्रित है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? गलत हो जाएगा और हमसे गलत ही पूछा है इसलिए गलत से ये क्या होगा? सही होगा। क्योंकि ये केवल जंगली हाथियों के कल्याण पर आधारित नहीं है। इसमें सभी जानवरों की मतलब कि सभी हाथियों की बात की गई है। डी है, इसे केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में आरंभ किया गया था। तो बिल्कुल ये केंद्र के द्वारा ही इसको स्टार्ट किया गया था। ये था हमारा प्रोजेक्ट एलिफेंट। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना ये की जा रही है ग्रेटर नोएडा के अंदर। कहाँ पे की जा रही है? ग्रेटर नोएडा के अंदर की जा रही है। और इसी के साथ
लखनऊ में एक पार्क है जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजिकल पार्क। कौन सा? बायोटेक्नोलॉजी पार्क। ये आपसे पूछा जाता है बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है? तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क है हमारा लखनऊ के अंदर। कहाँ पर है? लखनऊ के अंदर है। लखनऊ में कौन सा है? बायोटेक्नोलॉजिकल पार्क हमारा लखनऊ में है। प्रयागराज की अगर हम बात करें तो प्रयागराज में आप देखेंगे यहाँ पर मत्स्य अनुसंधान केंद्र आपको प्रयागराज में देखने के लिए मिलेगा, और प्रयागराज में ही आपको संगम देखने के लिए मिलता है नदियों का। और प्रयागराज की अगर बात करें तो ये हमारे उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी भी प्रयागराज ही है। और वाराणसी की अगर बात करें तो यहाँ पर सबसे फेमस क्वेश्चन जो पूछा जाता है, यहाँ पर सब्जी अनुसंधान केंद्र स्थित है। कहाँ पर? वाराणसी के अंदर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पूछा है हमसे महाकुंभ मेला, ये जो महाकुंभ का मेला होता है ये प्राय कितने वर्ष पर आयोजित किया जाता है? तो हमें बताना है ये कितने वर्ष में लगता है। तो ये तो आप सभी को पता ही होगा कि कितने वर्ष में लगाया जाता है ये वाला मेला। तो ये मेला लगाया जाता है 12वें वर्ष पर। तो कुंभ का मेला लगाया जाता है हर 12 वर्ष बाद। कुंभ का मेला आयोजित किया जाता है कितने वर्ष बाद भाई? तो ये लगाया जाता है 12वें वर्ष में लगाया जाता है हर। और इसमें करोड़ों श्रद्धालु क्या होते हैं, ये जो हमारे पवित्र स्थल हैं जैसे कि हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक, यहाँ पर ये 4 फेमस है पूछे जाते हैं कहाँ कहाँ पर ही लगाया जाता है ये मेला कुंभ का। तो हरिद्वार में लगता है, एक तो आपका हरिद्वार में, एक नासिक में, एक उज्जैन में, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज, यहाँ पर ये क्या होता है प्रयाग के अंदर। ये 4 जगह हैं जहाँ पर ये मेला लगाया जाता है। और इसमें से क्या होता है, इनमें से प्रत्येक स्थान पर प्रति 12 वर्ष में, और प्रयाग में क्या होता है, प्रयाग में जो होता है ये 2 कुंभ पर्वों के बीच में 6 वर्ष के अंतराल पर भी एक अर्ध कुंभ होता है। कहाँ पर? प्रयाग के अंदर 6 साल में एक बार भी लगता है, मतलब 12 साल में यहाँ पर 2 बार लगता है। एक जो 6 साल पर लगता है वो अर्ध कुंभ के रूप में लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमें दी गई हैं 2 लिस्ट और हमें मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट सेकंड से। एक तरफ हमें दिया गया है समाचार पत्र और दूसरी तरफ दिए गए हैं उसके प्रकाशक। हमें बताना है कि कौन सा समाचार पत्र किस प्रकाशक के द्वारा जारी किया जाता था। तो बंगाली की अगर हम बात करें तो बंगाली के प्रकाशक जो हैं वो हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा क्या किया जाता था यहाँ पर, ये बंगाली समाचार पत्र क्या इनके द्वारा इनका प्रकाशन इनके द्वारा किया जाता था, बंगाली का सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। बंगवासी की अगर हम बात करें तो बंगवासी जो प्रकाशक थे इसके ये हैं जोगेंद्र नाथ बोस, इनके द्वारा ये प्रकाशित किया जाता था। वंदे मातरम तो हमने पहले भी पढ़ा है, वंदे मातरम अरविंद घोष के द्वारा पब्लिश किया जाता था। और अमृत बाजार पत्रिका ये मोतीलाल घोष के द्वारा प्रकाशित की जाती थी। इसके प्रकाशक कौन थे? तो मोतीलाल घोष थे अमृत बाजार पत्रिका के। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है हमें। फिर से 2 लिस्ट दी गई हैं, हमें मैच करना है। तो हमें दिया गया है एक तरफ ये पुस्तकें दी गई हैं जैसे कि अष्टाध्याय, हमें बताना है किसने लिखी है। तो अष्टाध्याय बहुत ज़्यादा फेमस पुस्तक है और इस अष्टाध्याय को लिखने वाले थे पाणिनि। तो पाणिनि ने लिखा था अष्टाध्याय। महाभाष्य की अगर बात की जाए तो ये लिखा था पतंजलि ने लिखा था महाभाष्य। निरुक्त की यहाँ बात करें तो निरुक्त जो है ये लिखा गया था यास्क के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया था? यास्क के द्वारा। और वृत्ति का लिखा गया था कात्यायन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए का क्या है यहाँ पर 4 है और ए का 4 केवल ए में ही दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखा, महाभाष्य पतंजलि ने, निरुक्त यास्क ने और वृत्ति का लिखा कात्यायन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से हमें लिस्ट दी गई हैं 2, हमें लिस्ट मैच करनी है लिस्ट 1 लिस्ट सेकंड से। एक तरफ हमें दिए गए हैं यहाँ पर मंदिर भी दिए गए हैं, तो हमें बताना है कौन सी चीज़ कहाँ से मिली है ये हमें बताना है। चलेंगे तो स्तूपों की अगर बात की जाए तो स्तूप कौन सा है? तो आपने नाम सुना होगा सांची के स्तूप का। तो सांची का स्तूप जो है ये स्तूप कहाँ मिलेगा आपको? सांची के अंदर। और सांची का स्तूप कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा सांची का स्तूप। चित्रकारी की अगर बात की जाए तो चित्रकारी किससे संबंधित है? तो ये बाघ से संबंधित है चित्रकारी। कनिष्क की जो सिरविहीन मूर्ति हमें मिली है, यानी कि कनिष्क की हमें एक मूर्ति मिली है जिसमें कनिष्क का सिर नहीं है, तो उस कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति हमें मिली है मथुरा से। कहाँ से मिली है? मथुरा से हमें कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति मिली है। और दशावतार मंदिर की बात की जाए तो ये है हमारे देवगढ़ उत्तर प्रदेश में आपको दिखाई देता है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। तो ऑप्शन नंबर ए का है बी, यानी कि ए का बी, यानी कि ए का 2 एक में ही दिया है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा यहाँ पर सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
देश के किस राज्य का हिस्सा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? तो देश के किस राज्य का हिस्सा बताना है जो कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं है। देखिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जिसको हम एनसीआर के रूप में जानते हैं, क्या कहते हैं इसको? एनसीआर, इंग्लिश में इसको कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल कैपिटल रीजन। तो नेशनल कैपिटल रीजन के अंदर हमारे कुछ हिस्से, नेशनल कैपिटल क्या है हमारी? तो दिल्ली है, इतना सबको पता होगा। हमारी जो राष्ट्रीय राजधानी है भाई वो क्या है? दिल्ली है। तो दिल्ली के आसपास के कुछ ज़िले जो अलग-अलग राज्यों के जो लगते हैं, उनमें हमें बताना है कि इनमें से कौन-सा वो शामिल है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं किए जाते हैं। तो देखो, दिल्ली तो खुद क्या है, ये हमारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है ही। तो ये तो इसमें शामिल हो गई। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के भी 8 ज़िले, कितने ज़िले? उत्तर प्रदेश के 8 ज़िले जो हैं ये सीमा बनाते हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के मतलब ये शामिल किए जाते हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंदर, 8 ज़िले उत्तर प्रदेश के। इसी के साथ अगर बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा के भी शामिल किए जाते हैं कितने ज़िले? तो हरियाणा के 13 ज़िलों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल किया जाता है। और वहीं राजस्थान की, किसकी बात करें? राजस्थान की, तो राजस्थान के भी 2 ज़िलों को शामिल किया जाता है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में। तो आंसर क्या बचा हमारे यहाँ पर? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के एक भी ज़िला किसमें शामिल नहीं है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। समझ में आया? तो कौन-कौन शामिल है? एक तो हमारा उत्तर प्रदेश के 8 ज़िले, दिल्ली तो शामिल हुए है ही, हरियाणा के 13 ज़िले और राजस्थान के 2 ज़िले शामिल हैं किसके अंदर? तो ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये हमने भी पढ़ा था। स्तूप कहाँ का था? सांची का। चित्रकारी बाग कृष्ण की जो कनिष्क की सिरवीन मूर्तियाँ मथुरा से मिली है और दशावतार मंदिर हमारा देवगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, बस इतने ही थे। चलिए, तो आज की क्लास में क्वेश्चन इतने ही थे। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।